गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। तो इंडिया का जो साइंटिफिक एक्सपेडिशन गया था अंटार्कटिका के लिए, 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन, जनवरी में गया था, ये 5 जनवरी को। तो वो अब जो है वो वापस आ चुका है, और वो केप टाउन जो है हमारा साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर अब वो रिटर्न कर चुका है, और कुछ आने वाले टाइम में वो इंडिया वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ये इंडिया का जो अंटार्कटिक एक्सपेडिशन है, ये सबसे पहला जो गया था वो 1981 में गया था, जिसमें 21 साइंटिस्ट गए थे। और जो है जिसको डॉक्टर एस जी कासिम जो थे, उन्होंने इसको लीड किया था। और इंडिया ने वहाँ पर आज तक टोटल जो है वो 3 रिसर्च बेस्ड स्टेशन बनाए हैं: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो जो दक्षिण गंगोत्री है वो अब ऑपरेशनल नहीं है, 1990 में उसको बंद कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। वहाँ पर अब सिर्फ मैत्री और भारती, ये 2 ही अब ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन हैं। तो याद रखो, टोटल तो 3 थे, लेकिन ऑपरेशनल अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं वहाँ पर इंडिया के जो रिसर्च स्टेशंस। और जो इंडिया की NCPOR है, गोवा बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस हमारे जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है उसको मैनेज करती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5 जनवरी को 43 क्रू मेंबर्स गए थे ऑन बोर्ड अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए, और वो अब वापस आ गए हैं। ठीक है। अब इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम देखते हैं। NCPOR जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, वो इसको मैनेज करता है। इस प्रोग्राम के अंडर हम एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल और मेडिकल साइंसेज की रिसर्च करते हैं। वहाँ पर जाके 39 ऐसे साइंटिफिक एक्सपीडिशन जा चुके हैं। अब ये 40th भी वापस आ गया है। तो 40 जो एक तरह से हम साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है अंटार्कटिका में भेज चुके हैं। दक्षिण गंगोत्री जो है वो 1983 और 84 के बीच में इसको बनाया गया था। वहाँ पर जो है अंटार्कटिका में सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन था। इसको डीकमीशन कर दिया गया 1990 में। उसके बाद मैत्री है जो, उसको 1989 में बनाया गया, ये अभी भी ऑपरेशनल है। भारती जो है वो 2012 में बनाया गया, ये भी अभी ऑपरेशनल है। तो ये 2 जो हमारे स्टेशन हैं ये अभी ऑपरेशनल हैं। जो दक्षिण गंगोत्री है वो बंद हो चुका है। एक हमने वहाँ पर आइस क्लास वेसल भी अभी 2008 में वहाँ पर हमने कमीशन किया है। तो ये भी जो है अंटार्कटिका के वाटर्स में जो है वो नेविगेट करता है और रिसर्च में हमारे को हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो अभी जो PFRDA के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि दे आर प्लानिंग कि वो अब लोगों को कंपेल ना करें, छोटे इन्वेस्टर्स को बेसिकली, कि वो अपनी जो 40% जो एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ता था अपने जो है कॉर्पस को, उस डिमांड को वो विड्रॉ करना चाहते हैं फॉर छोटे इन्वेस्टर्स जिनकी 5 लाख तक की मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हुई है NPS में। तो उसके लिए वो एक स्कीम जो है वो लाना चाहते हैं गवर्नमेंट को। वो कह रहे हैं कि इसके लिए आप अमेंडमेंट करो। तो ये हम देख लेते हैं टॉपिक। अभी इशू क्या है कि समझ लो आपके पास वहाँ पर अभी आपने अपने जो नेशनल पेंशन सिस्टम आपने स्कीम ली हुई है, और आपने उसमें टोटल अभी तक 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो जब आप रिटायर हो गए तो उसके में आपको क्या करना पड़ता है कि 40% जो जो पैसा है उसकी आपको एक एन्युटी क्या होता है कि कोई आपको पेंशन स्कीम लेनी पड़ती है। ठीक है। जो जिसमें जैसे 5 लाख का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो 2 लाख रुपए की आपको कोई स्कीम लेनी पड़ेगी किसी भी प्राइवेट, जो कि PFRDA अप्रूव्ड कोई पेंशन जो स्कीम है, किसी भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की हो चाहे वो किसी सरकारी कंपनी की हो, आपको वो स्कीम लेनी पड़ती है। 60% जो पैसा है वो आप अपने वापस लेके जा सकते हो, रिटायरमेंट के बाद घर पे लेके जा सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ये 40% का जो ये टोटल कॉर्पस है, इस पे जो PFRDA जो है वो कोई खास इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है पेंशन में, और जो स्कीम्स में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, 5 से 5.5% ही इंटरेस्ट मिल पा रहा है, और बहुत वेरी कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बेचारों को कुछ खास मिलता ही नहीं। 5% आप सोचो, या 5.5%, 2 लाख का आप सोचो, बहुत ही कम होएगी अमाउंट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो 40% की जो ये रिक्वायरमेंट है, ये अप टू जो 5 लाख तक की जिनकी सेविंग्स हुई है वो हम उसको रिमूव कर दें। ठीक है। ताकि वो पूरा का पूरा पैसा अपने रिटायरमेंट के बाद जो है वो 5 लाख का 5 लाख पूरा लेके जा सके। अब PFRDA जो है 2013 में ये एक्ट बना था, तो उसमें कहा था कि जो है ओवर 5 लाख का जो बैलेंस है उसको 40% का जो उसकी कॉर्पस है, उस अब ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करेंगे इसके अंदर कि जो 5 लाख से ऊपर का जो बैलेंस होगा उसमें उसका जो 40% जो है वो NPS में रखना पड़ेगा, और उसके बाद उसके अलावा जो है
पाँच पाँच लाख से नीचे का जो बैलेंस है वो 40% वाली रिक्वायरमेंट उसमें से हट जाएगी। ठीक है, तो और उसमें जो 5 लाख से नीचे का बैलेंस होगा उसमें जो 40% की जो रिक्वायरमेंट है वो हट जाएगी, और जो है वो सिस्टमेटिकली आप उसको विड्रॉ कर पाओगे, जैसे आप अपना बाकी 60% जो है वो विड्रॉ कर पाते हो। अब नेशनल पेंशन सिस्टम देख लेते हैं। जनवरी 1 2004 को इसको लेके आई थी गवर्नमेंट। आपको पता है तब उसके बाद पेंशन, जो सरकारी नौकरियों में पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई थी, उसकी जगह पर ये नेशनल पेंशन सिस्टम आया था, एक्सेप्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। इसको पीएफआरडीए जो है वो मैनेज करता है इंडिया में। 2 अकाउंट होते हैं एनपीएस में, जैसे आपको बताया, टियर 1 अकाउंट और टियर 2 अकाउंट। तो टियर 1 तो वो 40% वाला है जिसमें से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप कोई भी स्कीम ले सकते हो जो पीएफआरडीए अप्रूव करता है। टियर 2 अकाउंट है वो आप वॉलंटरली जो है उसको विड्रॉ कर सकते हो उस बैलेंस को, और वो आप तभी विड्रॉ कर सकते हो अगर आपका टियर 1 अकाउंट में कुछ पैसा बचा है। ठीक है, तो मतलब 40% आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, उसके बाद ही जो आपका 60% बचेगा उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। ये सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल कर दी गई थी। पहले सिर्फ सरकारी लोगों के लिए थी, ये सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते थे। उसके बाद इसको सारे सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया था 2009 से। ठीक है, अब ये सिटीजन सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो एनआरआई हो। ठीक है, 18 से 65 की जो है वो एज लिमिट है इसके अंदर। 18 से 65 के जो एज लिमिट वाले हैं वो एनपीएस स्कीम ले सकते हैं। अब जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो इस स्कीम को नहीं ले सकते। पीआईए तो चलो अब नहीं रह गया, इसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, आपको पता ही है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो ये कर्ता होते हैं वो भी जो है वो इस स्कीम को का बेनिफिट नहीं ले सकते। पीएफआरडीए जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, 2013 में इसके ऊपर एक एक्ट बना दिया गया है, तब से ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बन गई है। ये हमारे जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अलावा भी जो पेंशन स्कीम्स चल रही हैं जैसे अटल पेंशन योजना वगैरह, उसकी भी जो रेगुलेशन का काम ये पीएफआरडीए ही देखता है। ठीक है, तो ये 2013 में एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, इसका ये मॉडल रेगुलेटर है हमारे ऑर्गेनाइज पेंशन सिस्टम का कंट्री में, और ये देखता है कि ओल्ड एज में जो है लोगों की जो पेंशन की जो नीड्स हैं उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो यूएनएफपीए है, उसने उसकी जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो 2021 की है वो रिलीज़ हो गई है, जिसका जो है थीम है वो है माई बॉडी इज़ माई ओन। तो इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वुमेन जो है वो 57 डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उनके पास अपनी बॉडी को जो है अपनी बॉडी को लेके कोई राइट नहीं है डिसीजंस लेने का। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो ऑब्जर्व किया गया है, खासकर जो उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर जो है वो उनके ऊपर उनका कोई राइट नहीं है अपने ऊपर। ठीक है, तो और देखते हैं हम क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की। सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई रिपोर्ट जो है जिसने बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस किया है। अब बॉडीली ऑटोनॉमी क्या होती है कि पावर और एजेंसी टू मेक चॉइसेस अबाउट योर ओन बॉडी। ठीक है, कि मैं अपनी बॉडी के ऊपर अपने आप चॉइस ले सकूं, अपने आप फैसला ले सकूं, उसकी मेरे पास आज़ादी अगर नहीं है कि मैं खुद फैसले नहीं ले सकता, कोई और मेरे बिहाफ पे फैसला लेगा, तो वो मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी एक तरह से वायलेट हो रही है। तो ये कहा गया है इसमें कि सिर्फ 55% ऑफ वीमेन जो है वो फुली एम्पावर्ड है कि वो अपनी चॉइसेस ले सकती हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जैसे कि हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर एबिलिटी टू से येस और नो टू सेक्स। ठीक है, फिर ऐसा कहा गया है कि 75 कंट्रीज़ ही हैं ऐसी जो पूरे वर्ल्ड में जो कि लीगली इंश्योर करती हैं फुल एंड इक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि बॉडीली ऑटोनॉमी के वायलेशन के क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज। तो मतलब उस जो एक तरह से जो फीमेल चाइल्ड है उसकी मर्जी के अगेंस्ट हमने डिसीजन लिया, उसकी बॉडी के अगेंस्ट हमने डिसीजन लिया और उसको हमने मैरिज कर दी। फिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, वो भी एक आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी के अगेंस्ट एक एक्शन है। हम उसके फीमेल पर जो है उसके अगेंस्ट जाके, उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जाके हम उसके जेनिटल्स को म्यूटिलेट कर देते हैं ड्यू टू रिलीजियस रीजन्स। और कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस, अगर हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस नहीं मिलती है वेमेन को, तो वो भी उसकी बॉडीली जो ऑटोनॉमी है उसको वायलेट कर रही है। ठीक है, फिर उससे क्या हो सकता है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो सकती है, अनवांटेड सेक्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी की ऑटोनॉमी को वायलेट कर रही हैं। फिर इसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनकी भी जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात की गई है कि वो भी जो है वायलेंस से फ्री नहीं है, और वो सेफ और सेटिस्फाइंग सेक्सुअल लाइफ जो है वो नहीं जो है अगर वो अपना पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में देखते हैं।
1969 में इसको बनाया गया था, जब यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि पेरेंट्स जो है उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए कि वो फ्रीली और रिस्पॉन्सिबली अपने बच्चों के बारे में की प्लानिंग कर सकें। उसके लिए ही जो है पॉपुलेशन, उसी के थ्रू ही हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ही जो है ये, जब ये फैसला लिया गया, जब ये डिक्लेयर किया गया यूएनजीए द्वारा 1900, तब उसके बाद 1969 में इसको यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड को बनाया गया। अब इसका टास्क क्या है कि इम्प्रूवमेंट करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, फिर नेशनल स्ट्रेटजीज या प्रोटोकॉल बनाने में हेल्प करना, बर्थ कंट्रोल में लोगों की हेल्प, जो कंट्रीज़ की हेल्प करना, सप्लाईज और सर्विसेज देना, चाइल्ड मैरिज, ऑब्स्टेट्रिक, फिस्टुला या फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसी जो हमारे एक तरह से सोशल इल्स हैं सोसाइटीज़ में, उसके अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाने का भी इन्हीं का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। फिर जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, वो इसकी मैंडेट जो है वो एस्टैब्लिश करता है कि क्या क्या जो है ये यूएनएफपीए कर सकता है। उसकी मैंडेट जो है ये यूएन इकोसोक ही जो है वो मैंडेट करता है। इसको कोई यूएन का बजट नहीं मिलता, सिर्फ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे ही चलता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसका ऑब्जेक्टिव एज जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी पे हैं, उसको टैकल करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर यूनाइटेड नेशंस जो डेवलपमेंट फंड है, 1969 में इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। और जो है इसको बेसिकली जो हमारा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है ये 1971 में इसको हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जो है वो एक तरह से हमने इसकी अथॉरिटी के अंदर इसको डाल दिया, और इसका नाम जो है वो बाद में चेंज होकर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया गया 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, अब उनके लिए कुछ रूल्स चेंज किए हैं कि पहले क्या होता था कि जितनी बार वो अपना, जब तक वो 20 साल के नहीं हो जाते थे, जितनी बार वो अपने पासपोर्ट को री इशू करवाते थे, अपडेट कराते थे, तो उनको उतनी बार जो है ओसीआई कार्ड जो है वो फ्रेश इशू करवाना पड़ता था। तो होम मिनिस्ट्री ने इस रूल को चेंज कर दिया और उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन आप अपडेट कर दो, आपको हर बार ओसीआई कार्ड जो है वो न्यू जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि 20 साल में जितनी बार आपका पासपोर्ट री इशू हो रहा है, वो बार बार पासपोर्ट री इशू क्यों होता था? क्योंकि आपकी 20 साल की एज तक जो है आपकी जो शक्ल है वो चेंज होती रहती है, बॉडी चेंज होती रहती है, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद सीधा 50 साल के बाद आपको वो चेंज कराना पड़ता है, बायोलॉजिकल चेंजेस जो फेस में आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता था कि ओसीआई कार्ड जो होल्डर है उनको अपने ओसीआई कार्ड को भी बार बार अपडेट करना पड़ता था, न्यू इशू करवाना पड़ता था। तो इसको चेंज करके जो है होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप जितनी बार मर्जी आप री इशू करवाओ अपने पासपोर्ट, लेकिन आप हर बार बस अपने जो है फ़ोटोज़ जो है वो सिर्फ आप एक ऑनलाइन ओसीआई पोर्टल पे अपडेट कर दिया करो। और जो जैसे फॉरेन स्पाउसेस हैं वो सिर्फ अपनी डेक्लेरेशन और अपनी फ़ोटोज़ डाल दिया करें कि येस देयर मैरिज इज़ स्टिल इंटैक्ट, और जो है उनकी मैरिज अभी भी सब्सिस्ट कर रही है। और जितनी बार उनका पासपोर्ट री इशू होता है वो ये डेक्लेरेशन और अपनी लेटेस्ट फोटोज़ पे अपलोड कर दिया करें। उनको बार बार ओसीआई कार्ड की जो है वो इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिफाइन करती है ओसीआई को, कि ओसीआई वो पर्सन है जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को हो सकता था, या फिर था, या फिर वो एक एलिजिबल था वो होने के लिए, या फिर उसका वो ऐसे एक पर्सन का चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड है जो कि इस ऊपर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, ओसीआई जो है वो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उनको हमने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं अंडर सेक्शन 7B(1) ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो सेक्शन 7A जो है वो ओसीआई कार्ड रूल्स का कहता है कि अगर किसी के पर्सन, अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कभी भी अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजनशिप उनको रहे हैं, तो वो ओसीआई कार्ड नहीं अवेल कर सकते। तो यही वाला क्लॉज जो है आपको कई लोगों को पता होगा कि जो एक जर्नलिस्ट है तवलीन सिंह जी, उनके बेटे थे आतिश तासीर जो, ठीक है, तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर थे, वो ब्रिटिश सिटीजन है, लेकिन उन्होंने ओसीआई कार्ड लिया हुआ था क्योंकि उनकी जो मदर है वो इंडियन सिटीजन है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके जो फादर थे वो पाकिस्तानी सिटीजन थे और पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है होम मिनिस्ट्री को ने उनका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया आतिश तसीर का, बिकॉज हिज फादर वाज अ पाकिस्तानी सिटीजन। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी जो है ओसीआई कार्ड
की एप्लीकेशन के टाइम पर छुपाई थी। तो जब ये चीज़ उन्होंने छुपाई तो रिसेंटली जो है फिर होम मिनिस्ट्री ने उनके जो है OCI कार्ड को कैंसिल कर दिया। तो बहुत अप्रोर हुआ था कि अब क्यों किया, इतने लंबे टाइम बाद क्यों किया। तो दिस वॉज नॉट अ मैटर। आपने अगर झूठ बोल के एप्लीकेशन दिया है या आपने कोई चीज़ को छुपाया है और बाद में आपका कार्ड कैंसिल हो रहा है, तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इतने टाइम से तो वैलिड था, अब एकदम से आपने क्यों कैंसिल किया है। ठीक है। अब ये कैटेगरी जो है 2005 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी OCI की कैटेगरी, और 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके जो हमारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे उसको मर्ज करके हमने OCI कैटेगरी में ही डाल दिया है। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या मिलते हैं OCI कार्ड होल्डर्स को, कि वो इंडिया में मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं और उनको मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल सकता है इंडिया विजिट करने का, और उनको हर बार जो है वो रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा FRRO के साथ। ठीक है। उनको अगर वो OCI कार्ड होल्डर हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, एक इंडिविजुअल 5 साल तक जो है वो अगर OCI कार्ड होल्डर हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने को। ठीक है। और उनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं एयरपोर्ट्स पे। वो इंडिया में स्पेशल बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, नॉन फार्म प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब याद रखो एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपर्टी वो नहीं ले सकते। ओनरशिप राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि वो वोटिंग राइट्स नहीं मिलते उनको, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, और वो एग्रीकल्चर या फिर फार्म लैंड उनको नहीं मिलता। ठीक है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि कुछ हमारे इनर लाइन परमिट के एरिया हैं या अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये OCI कार्ड होल्डर्स नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ इंडियन सिटीजन जा सकते हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिफाइन किए हैं कि वहाँ पर OCI कार्ड होल्डर्स नहीं जा सकते। अब नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल देखते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उन्होंने सबसे पहली मीटिंग अभी तक जो हुई है वो सबसे पहली मीटिंग को चेयर किया है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2020 में इस काउंसिल को है नोटिफाई किया था। अब इसका टास्क ये है कि गवर्नमेंट को ये एडवाइस करे कि कैसे हम इंडिया में स्टार्टअप का एक जो है स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सकते हैं और इनोवेशन को हम कैसे नर्चर कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो चेयर करते हैं। ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अलग अलग कैटेगरी से आएंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जैसे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर हो सकते हैं, या इंडस्ट्री के कुछ ऐसे वेटरन्स हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि कैसे आप इंडिया में स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो है उसको वाइब्रेंट कैसे ला सकते हो, इनोवेशन को कैसे आप लेके आ सकते हो। और अलग अलग इंटरेस्ट और इन्वेस्ट जो है को रिप्रेजेंट करने वाले इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। बहुत सारे जो सारे आप कैटेगरी देख लेना। ठीक है। जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनका जो टर्म है वो सिर्फ 2 ईयर्स तक का हो सकता है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया में कल्चर ऑफ इनोवेशन आएगा जब ये नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल आएगा, तो एक तरह से स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाएंगी, स्कीम्स निकाली जाएंगी, उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनको एक तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऐसी ऐसी बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें उनके लिए लेके आएंगे। फिर क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट किए जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनकी हेल्प की जाएगी, और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे डील करना है और इनोवेशन जो है हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे असिमिलेट कर सकती हैं अपने गवर्नेंस में, अपनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, ये सारे सजेशंस भी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इनको देगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। इसके ऊपर आप MCQs भी कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम ऑन मंडे नाउ। हैव अ हैप्पी वीकेंड।